ये है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या होती है हमारी भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके पास हम लोग चलते हैं भाई। क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया, ये हमको देखना है। शून्य कोटि अभिक्रिया जो होती है, ये हमारा जो देखने वाले हैं अभिक्रिया के साथ थोड़ा सा व्यंजक भी हम देखने वाले हैं शून्य कोटि का। ये जो है अवकलन समीकरण जो होता है, एक अवकल समीकरण होता है, और अवकल समीकरण जो होता है वो तात्कालिक या तो तात्क्षणिक जो अभिक्रिया होता है उसको दर्शाने में अक्षम है। इसलिए इसे समाकलित दर समीकरण के आधार पर शून्य कोटि अभिक्रिया है उनको क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, बताई जाती है। तो वही हम अभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया तो पहली परिभाषा तो ये लिखी जा सकती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारक की सांद्रता पर जो है निर्भर नहीं करती हैं। वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। या तो ये बोल सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया है ना का जो अभिक्रिया का जो दर है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता पदों के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वहीं पर इसको क्या की जा सकती है, हमारी यहाँ पर लिखी जा सकती है शून्य कोटि है ना अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होती है भाई, पेपर में आने लायक पूरा संभावना है इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो अभिकारक के सांद्रता पदों में, या ये बोल सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारकों के सांद्रता के पदों के शून्य घात के समानुपाती होती हैं। तो लिख देते हैं हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया अभिकारकों के शून्य कोटि अभिक्रिया अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात के क्या होती है हमारी, समानुपाती होती हैं। तो इस तरीक़ा से हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती हैं। या ये लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो क्या होता है, हमारा जो वेग होता है, यह वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये यहाँ से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। अथवा इसको जो है ऐसे भी लिखी जा सकती है भाई कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दो परिभाषा यहाँ से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। एक ये कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया या शून्य कोटि वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग है ना, इसको और बढ़िया से आप क्या कर सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है
जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होती है हमारी समानुपाती होती है। तो इस तरीक़ा से दो परिभाषा इसके अंतर्गत क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है। पहले परिभाषा कि शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, या वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब थोड़ा सा एक अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या दी गई है, मान लो ये अभिक्रिया दी गई है ए, इसके लिए अब थोड़ा सा व्यंजक भी ज्ञात करते हैं भाई। तो यह अभिक्रिया दिया है ए और ये हमारा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है भाई। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो क्या है दर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, अभिकारक की सांद्रता की ओर होती है। चूँकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया की होती है इसलिए इसमें घात में क्या लिखी जाती है, हमारी नॉट से क्या की जाती है, इसको प्रदर्शित की जा सकती है या बताई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को क्या करती है, प्रदर्शित करती है या दर्शाती है भाई। तो ये हो गया हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिकारक जो होती है उसके समानुपाती होती है और शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। अब अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाई जाती है भाई, तो अभिक्रिया की दर को दर्शाई जाती है हमारी dx/dt, इससे दर्शाई जाती है। और यहाँ पर जब समानुपाती हट जाती है तो कांस्टेंट k आती है और ये जो मान होती है वो a के घात शून्य के समानुपाती होती हैं। चूँकि समय जैसे जैसे बीतती जाती है अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है, इसलिए इसको माइनस चिन्ह से क्या की जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। तो इस तरीक़ा से हमको एक समीकरण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को नाम दे दी जाती है समीकरण 1। अब जब क्या की जाती है, आपको पता है कि आगे यहाँ पर एक के घात जब भी 0 होती है उसके मान कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो इसको जो है यहाँ पर चूँकि 1 के घात 0 है तो यहाँ पर जो 1 होती है तो इसका मान क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। तो इस मान को आगे जो है इस प्रकार से लिखी जा सकती है, कैसे, तो माइनस ये क्या होती है हमारी, ये हो जाती है माइनस, ये हो जाता है आपका dx। और अब देखो dx ना करके इसको इस प्रकार से भी क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। क्योंकि इसमें जो है अभिकारक a है तो इसको जो है आपका इस प्रकार से dA अपॉन इस प्रकार से d और t रखी जा सकती है और सांद्रता को कमी के लिए माइनस दर्शाई जाती है। अब आगे जो है इसी को d और ये क्या हो जाती है आपकी a और डिवाइडेड बाई क्या हो जाती है dt। और इस तरफ क्या बचा है भाई हमारा k, चूँकि a का मान कितना हो गया हमारा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाती है। तो आगे मान जो है आपका d, ये हो जाती है आपकी a की सांद्रता, ये हो जाती है आपकी t इक्वल टू k क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये समीकरण कितनी हो जाती है भाई, 2 हो जाती है। अब क्या की जाती है, ये जो हमारे क्या होती है माइनस को और डी टी को उस तरफ क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है। तो उस स्थिति में क्या होती है, यहाँ पर क्या बचती है हमारी डी और ए बचती है इक्वल टू, चूँकि माइनस को उस तरफ पक्षांतरित कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाती है और के पहले से है तो के जो कि कांस्टेंट होती है तो के, और डी टी को भी इस तरफ क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है। तो ये हमको एक समीकरण प्राप्त होती है। ये समीकरण जो है 3 इसको बोली जा सकती है भाई। ये समीकरण क्या होती है हमारी, मान लो ये 3 है। अब जो समीकरण 3 होती है उनके दोनों पक्षों में समाकलन करने पर बोल सकते हैं, है ना। समीकरण जो क्या है, समीकरण जो 3 है, इन समीकरण 3 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या की जाती है, समाकलन की जाती है। तो समाकलन करने पर तो जब समाकलन की जाती है तो समाकलन इस रंग इस प्रकार से होती है। तो ये हमारा जो है डी ए इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले से बाहर रख दी जाती है तो माइनस के, ये समाकलन स्टान क्या होती है हमारी
डी टी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। मान लो ये समीकरण कौन सा है हमारा भाई, 4 है। समीकरण कितना है हमारा, 4, ये दे दिए। अब यहाँ पर क्या होती है, एक फार्मूला होती है भाई, है ना, जो मैथ्स वाले यूज करती हैं कि यहाँ पर क्या होती है, जो डी एक्स होती हैं इस प्रकार से, उसका मतलब कितना होती है हमारी, एक्स होती हैं। तो ये फार्मूला आपकी क्या होती है, इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो चूंकि ये जो है उसी टाइप का दिख रहा है, डी की जगह डी है, एक्स की जगह ए है, तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स से निकल रहा है, मतलब ए है तो ये बनेगा, सेम ये भी है। तो इसको इस फार्मूला के आधार पर जब आगे की जाती है तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाती है हमको, ये जो है केवल ए प्राप्त होती है, क्योंकि फार्मूला इसी टाइप का है। तो एक्स बच रहा है मतलब ये बचेगी, इक्वल टू माइनस क्या हो जाती है यहाँ पर के, और यहाँ पर भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पर क्या बचती है, यहाँ पर टी बच जाती है, और एक कांस्टेंट आती है क्या भाई हमारी, आई। ये जो आई होती है वो हमारी समाकलन स्थिरांक होती है ना, ये जो आई है ये कैसी होती है हमारी, ये समाकलन स्थिरांक होती है। तो लिख देते हैं समाकलन, ये क्या होती है हमारी, स्थिरांक होती है। अब ये जो समाकलन स्थिरांक होती हैं, इस जो है मान को वहाँ पर रख दी जाती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारे समाकलन स्थिरांक है भाई, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आई क्या होता है, हमारी समाकलन स्थिरांक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई क्या होती है भाई, हमारी समाकलन क्या होती है हमारी, ये स्थिरांक होती है ना। ओके, अब इसको समीकरण कौन सा नंबर दे दी जाती है भाई, इसको समीकरण हमारा कितना था, हमारा 3 था, और ये कितना हो गया था हमारा 4, उल्टा लिख दिए है ना। तो इसको उल्टा कर दो, हमारा ये कितना था, हमारा 4 था, ये समीकरण कितना हो जाती है हमारी, 5 हो जाती है। अब यहाँ पर क्या की जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मानी जाती है भाई, क्या मानी जाती है कि मान लो t2, या अगर समय टाइम का कितना है हमारा 0 है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो अभिकारक होती है a, इसका जो मान होती है वो आपका a0 क्या की जाती है, रखी जाती है। तो मान लेते हैं टाइम क्या होती है, 0 होती है, उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या होती है हमारी, a0 के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो मान है वो समीकरण 5 में क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है। तो उस स्थिति में क्या होती है भाई हमारा, ये जो होती है a का मान क्या माने हम लोग, a0 माने हैं, इज इक्वल टू ये माइनस क्या हो जाती है हमारी, k हो जाती है, और t क्या है 0 माने हैं, तो ये 0 हो जाती है, और प्लस में क्या हो जाती है हमारी, ये आई मिलती है। अब जो फाइनली जब इसको क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है, तो क्या हो जाती है हमारा, ये हो जाता है आपका, ये हो गया आपका 1 बराबर ये a0 है हमारा, ये जो मिला है हमारा, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइनली क्या होती है आपकी, ये जो है a, और ये हो जाती है नॉट, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ठीक से टाइप का दिख रहा है ना। ओके, तो ये हो गया a, और ये हो गया आपका नॉट, ठीक है, ये नॉट। अब इसका मान देखो कितना है, 0 हो गया, मतलब कुल मिला के इसका मान कितना हो जाती है, आई के बराबर प्राप्त होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली ये जो नॉट होती है वो क्या होती है आपकी, आई के बराबर प्राप्त हो जाती है। अब जो आई का जो मान मिला है, इसको मान लो उसको समीकरण कौन सा दे दी जाती है भाई, 6 दे दी जाती है। अब समीकरण 6 में जो आई का मान है वो समीकरण किस में रखी जाती है, जो है 5 में रखी जाती है। तो लिख सकते हैं समीकरण है ना 6 के जो क्या है हमारा, आई के मान को समीकरण किस में भाई, 5 में रखने पर, तो 5 समीकरण क्या है, ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं भाई, ये आपका हो जाता है a, ये हो गया पहले से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा आपका k, ये आपका k हो गया। t का मान तो t है, तो यहाँ पर हम लोग t ही रख देते हैं। i का मान देखो कितना मिला है, तो यहाँ पर i का मान क्या मिला है आपका, ये मिला है आपका a, और ये मिला है आपका नॉट, तो ये रख दी जाती है ना। देखो इस मान में उस मान को रख दी जाती है, तो यहाँ से हमको एक समीकरण क्या होती है, प्राप्त होती है। और ये समीकरण आगे चल के आरेख को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे भाई, आरेख बनाएंगे। तो यहीं पर भी छोड़ देते हैं फिलहाल। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी क्या होती है, जो दिख रहा है, अब इसमें जो के आई है जो कि माइनस अभी उस स्थिति में है, ये वाला भाग को इसको इस तरफ पक्षांतरित कर दी जाती है। तो क्या होती है हमारी, माइनस का जो रहती है इधर आके क्या हो जाती है भाई, वो प्लस हो जाती है ना, इसको पक्षांतरित कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा के, और ये हो गया टी, पक्षांतरित करने पर इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा है हमारा, ये बचा है ए, और ये बचा है नॉट, इसको पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का क्या हो जाती है भाई, यहाँ पर माइनस हो जाती है। तो ये हमको क्या हो जाती है, एक समीकरण प्राप्त हो जाती है।
अब यहाँ पर जो है के को यहीं पर रख दी जाती है और टी को क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है। तो यहाँ पर ए नॉट माइनस क्या होती है, ए डिवाइडेड बाई ये हमको क्या होती है, के जो है प्राप्त हो जाती है। और यही जो समीकरण है, यही समीकरण आपका किसको, प्रथम कोटि जो अभिक्रिया होता है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। कौन सा कोटि भाई, हमारा प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इस तरीक़ा से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक व्यंजक क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके लिए आरेख बनाते हैं भाई। आरेख कैसा होता है उसको देखते हैं, ये वाला समीकरण से लेंगे ना भाई। चलिए तो एक आरेख हम लोग बनाते हैं, आरेख कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। तो हमारा मान क्या था भाई, हमारा ये जो मान था ए और इक्वल टू माइनस क्या था हमारा के टी, और साथ में क्या था हमारा ए, और ये क्या था हमारा नॉट। यही तो हमारा देख लो थोड़ा सा, यही था हमारा, ये हमको क्या हो गया, ये वाला समीकरण जो था वो मिल गया। अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है, बनाना है। तो ये हमारा जो होता है वो एक आपका समीकरण होता है, कौन सा भाई, y बराबर एम एक्स और प्लस क्या होता है सी। ये हमारा एक क्या होता है, समीकरण होता है, y बराबर क्या होता है, एम एक्स सी होता है। तो इसके आधार पर क्या की जाती है, आरेख को बनाई जाती है। तो आरेख की क्या होती है हमारी, इस प्रकार से दो क्या होती है हमारी अक्ष होती है। यहाँ पर वैसे मान 0 होती है, ये मान लो x अक्ष होती है और ये कौन सा होती है हमारी y अक्ष होती है। तो y अक्ष में क्या है भाई, देखो यहाँ पर y अक्ष जो होती है, यहाँ पर क्या होती है हमारा, ये जो y अक्ष आपका दिख रहा है, मान लो यहाँ पर ये हमारा y अक्ष में क्या है हमारा, ये होती है। हमारा जो x अक्ष होती है वहाँ पर टाइम दिख रहा है आपको, ये टाइम होती है। देखो ये हमारा, ये इसको शो कर रहा है, ये जो x है t को शो कर रहा है। तो एक तरफ क्या हो गया t, और ये हो गया हमारा y। अब यहाँ पर क्या की जाती है, हमारा जो c का मान है, देखो प्लस में है, ये c का मान किस में है भाई, c का मान a नॉट प्रदर्शित कर रहा है। तो c का मान जैसे ही प्लस में होती है, आरेख आपका कुछ ऐसे बनती है भाई। आरेख ऐसा होती है, ग्राफ पेपर होती है जो 0 स्टार्ट होती है और ऐसे आपके देखने को मिलती है। हम लोग केवल एक भाग को लिए हैं। तो ये जो हमारा क्या होती है, ये जो c का मान अगर प्लस में होती है तो ये 0 के हम क्या की जाती है, ऊपर रखी जाती है, और c का मान लो कहीं पर माइनस हो जाती है तो वो नीचे आरेख बनती है। तो फिलहाल ये प्लस है, तो कहीं भी आगे क्या कर ली जाती है, यहाँ पर एक मान क्या कर ली जाती है, ले ली जाती है। मान लो ये प्लस में है तो यहाँ पर कोई भी मान क्या कर ली जाती है भाई, यहाँ पर ले ली जाती है। ये हमारा क्या हो गया, मान यहाँ पर ले लिया गया। ठीक है, ये मान ले लिया गया। तो ये किसका होती है भाई हमारा, ये होती है आपकी ए नॉट की। किसका, हमारा ये हो गया आपका ए, और ये नॉट की होती है कौन सा, सी का मान। अब देखो सी के मान तो पता चल गया, एक्स का मान पता चल गया, उसके अलावा आपका जो है वाई का मान पता चल गया। अब ए हमारे क्या होती है, हमारी एम बची हुई है। ये जो एम होती है, एम का मान जब माइनस में होती है तो हमेशा जो आरेख होती है वो किधर जाती है, हमारी नीचे की ओर क्या होती है आपकी जाती है। और अगर एम का मान प्लस की ओर होती है तो ऊपर की ओर जाती है। तो इस तरीक़ा से इसके क्या हो जाती है, आरेख क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जो ये बता रही कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, आपकी कमी होती जाती है। और यहाँ पर एक स्लोप बनती है भाई, क्या बनती है, स्लोप। तो स्लोप क्या होती है यहाँ पर, माइनस जो क्या होती है, के जो होती है वो स्लोप को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या ज्ञात की जा सकती है, आपकी आपका जो है आरेख क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। कौन सा कोटि होती है भाई, ये शून्य कोटि के लिए। किसके लिए, हमारी शून्य कोटि। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है भाई, जिसको आपको पेपर में लगभग पूछी ही जाती है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा से देखना है। चलिए एक लास्ट पॉइंट जो है आज के लिए देखी जाती है वो है हमारा अभिक्रिया का अर्धायुकाल। कौन सा, हमारा अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या होता है, तो वह अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें आधा अभिक्रिया क्या हो जाता है, आपका पूर्ण हो जाता है। वही आपका अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है भाई। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की आधी प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो वह समय क्या कहलाता है, आपका अर्धायुकाल कहलाता है। या आप ये बोल सकते हैं कि अर्धायुकाल में अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। तो जैसे आपको बोलना है आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा किसके पास चलते हैं हम लोग, अर्धायुकाल के पास चलते हैं। थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्धायुकाल क्या होता है भाई, तो अर्धायुकाल वह समय होता है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल,
आयु काल वह समय है, वह समय होता है, वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है भाई, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ये सिंपल सा परिभाषा है कि अर्ध आयु काल क्या होता है हमारा, वह समय होता है जिसमें हमारा लगभग आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, या ये बोल सकते हैं कि अभिकारक जो है अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है। चलिए हम चलते हैं फिर से व्यंजक की ओर, और यहाँ पर हम अंततः क्या प्राप्त किए थे भाई हम लोग, इससे पहले हम लोग जो मान प्राप्त किए थे उसके पास चलते हैं। तो हम क्या मान प्राप्त किए थे उसको हम लोग देख देते हैं। तो देखो मान क्या प्राप्त किए थे। चलिए अब हम देखते हैं आगे जो है हम लोग, ये है अभिक्रिया का अर्धायु काल। अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है भाई, तो अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें जो है आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है आपकी, पूर्ण हो जाती है। वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। तो चलिए किसके पास चलते हैं, अर्ध आयु काल के पास चलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया का अर्धकाल या अर्ध आयु काल वह समय होता है, वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो हमने क्या लिख दिया कि अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है आपकी, पूर्ण हो जाती है। आधी अभिक्रिया जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, अर्धायु काल को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। या ये बोल सकते हैं कि अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके जो है अभिक्रिया का अर्धायु काल। अब अभिक्रिया की जो अर्धायु काल कैसे निकाली जाती है तो उसको हमको थोड़ा सा देखना है। तो अभी हम लोग देखे थे हमारा जो है अभिक्रिया का जो अर्धायु काल से पहले हम लोग जो है शून्य कोटि अभिक्रिया देखे थे, जिसका मान क्या आया था भाई हमारा के, और ये आया था आपका A0, और ये आया था आपका क्या A डिवाइडेड बाई क्या आया था हमारा T। ये हमारा क्या आया था भाई हमारा T। ये हमको कहाँ से मिला था, ये मिला था आपको शून्य कोटि अभिक्रिया से। कहाँ से मिला था, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं यहाँ से शून्य कोटि अभिक्रिया से, तो शून्य कोटि अभिक्रिया से हमको क्या मिला था भाई, K = A0 - A और A और T। चूँकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए करते हैं तो यहाँ पर जो है टाइम को हम लोग कितना मान लेते हैं, टाइम जो होता है वो आधा हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/2, हाफ हो गया टाइम जो है। और उसके अलावा यहाँ पर जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता भी क्या हो जाती है हमारी, आधी हो जाती है। ठीक है, जिसको इस तरीक़ा से दर्शाई जाती है। अब ये जो मान है ऊपर क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है। तो फाइनली हमारा इसका मान क्या प्राप्त होती है भाई, ये हो जाती है आपका A0 माइनस में क्या हो जाती है, चूँकि A की जगह ये रखते हैं तो ये हो जाता है 1/2, और ये हो जाता है आपका A, और ये भी क्या हो जाता है आपका नॉट को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। डिवाइडेड बाय क्या होती है, टी की जगह कितना रखे हैं भाई हम लोग, टी की जगह हम लोग हाफ रखे हैं, तो इस वजह से टी हाफ क्या कर दी जाती है, यहाँ से रख दी जाती है। तो ये हम लोग माने हैं और इस मान को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या होती है, आगे जो है इसको जब हम बढ़ाते हैं तो के बराबर, चूँकि हमारा देखो ये जो A0 है वो पूरा 1 है और ये उसका आधा है, तो 1 में से आधा क्या हो जाए, चला जाए, तो कितना बचता है भाई, उसमें आधा बचती है। तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, यहाँ पर ये हो जाती है A और ये हो जाती है 0, नीचे में क्या बचा है हमारा 2, और ये बचा है आपका 1 T1/2। अब T1/2 को इधर क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है। तो T1/2 = ये जो है आपका A0 अपॉन के इधर चली जाती है, तो ये
2k क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये तो हमको क्या हो जाती है, एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। यही अर्धायुकाल को क्या करती है, आपकी प्रदर्शित करती है। चाहेंगे तो आगे इसको और लिखी की जा सकती है भाई, कैसे? तो यहाँ पर जब क्या की जाती है, यदि ए की सांद्रता, यहाँ पर जो है ए की जो क्या है सांद्रता है, वो ये मोल पर लीटर होती है। मोल क्या होती है हमारी, पर लीटर होती है। तो उस स्थिति में इसी समीकरण को टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाती है हमारा, ये जो है ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाती है हमारी 2k के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि हम लोग ए की सांद्रता क्या मान लिए हैं, हमारा ये मोल पर लीटर कर लिए हैं। अब यहीं पर क्या होते हैं, ये जो हमारा 2k होती है वो कांस्टेंट होती है हमारी, तो कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पर टी हाफ है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है, हमारी ए की हो जाती है। तो ये फाइनली हमको एक समीकरण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और ये कही जा सकती है कि किसी भी जो भी क्या होती है हमारी अभिक्रिया की जो वेग होती है वो अभिकारक के सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस तरीक़ा से अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल है, शून्य कोटि अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल है वो क्या की जा सकती है, यहाँ से निकाली जा सकती है। ये भी बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण है भाई पेपर के लिए। तो अभी हम जो देखे हैं वो किसके लिए, हमारा शून्य कोटि का क्या है, हमारा अर्धायुकाल। तो दोनों के दोनों हम लोग जो देखे, एक शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है और शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल है, दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण है भाई, है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। आगे जो क्लास है वो हम जो है जिसमें प्रथम कोटि और प्रथम कोटि की अर्धायुकाल क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं।